आज हम बात करेंगे भारत में हुए एक ऐसे बदलाव की जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है आर्थिक आजादी की, कहानी है देश के एक बहुत बड़े हिस्से को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की। चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही भारी शब्द से, वित्तीय अस्पृश्यता। ये एक ऐसी अदृश्य दीवार थी जिसने आजादी के दशकों बाद भी करोड़ों हिंदुस्तानियों को देश के बैंकिंग सिस्टम से बिल्कुल अलग थलग रखा हुआ था। और ये समस्या आप सोच रहे होंगे कितनी बड़ी थी, तो जरा इस आंकड़े को देखिए। 2014 तक हमारे देश की लगभग आधी आबादी, मतलब करीब 50% लोगों की बैंक तक कोई पहुंच ही नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी और दुखद सच्चाई थी। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 2014 से पहले के भारत में असल में हालात थे कैसे। ये इतना बड़ा वित्तीय बंटवारा था क्यों, और बिना बैंक खाते के जिंदगी होती कैसी थी। देखिए, उस वक्त सच में दो भारत बसते थे। एक तरफ थी क्लास बैंकिंग, जो शहरों के एयर कंडीशन बैंकों में कुछ खास लोगों के लिए थी, और दूसरी तरफ था वो विशाल भारत जो अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए साहूकारों के जाल में फंसा हुआ था, जहां उन्हें मनमाना और शोषण करने वाला ब्याज चुकाना पड़ता था। अब जरा सोचिए, एक आम इंसान, मान लीजिए कोई रिक्शा चलाने वाला या दिहाड़ी मजदूर, उसके लिए बैंक का दरवाजा क्यों बंद था? एक तो केवाईसी के इतने सख्त नियम थे कि वो पूरे ही नहीं कर पाता था, फिर मिनिमम बैलेंस रखने का दबाव, और अगर बैलेंस कम हो गया तो उस पर भी जुर्माना। ऊपर से बैंक की ब्रांच इतनी दूर होती थी कि वहां जाना ही एक बड़ा काम था। पहले भी स्वाभिमान जैसी कुछ कोशिशें हुई, पर वो हर परिवार तक पहुंच ही नहीं पाई। और इस पूरे सिस्टम में जो सबसे बड़ी दीमक लगी थी, वो थी भ्रष्टाचार की। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का ये मशहूर बयान उस वक्त की हकीकत को साफ साफ दिखाता है। सरकारी योजनाओं का पैसा दिल्ली से तो चलता था, लेकिन बिचौलियों की वजह से गरीब तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 15 पैसे ही रह जाता था। और फिर इन्हीं सारी समस्याओं के जवाब में एक खामोश क्रांति ने जन्म लिया, जिसका नाम था प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसे मिशन मोड में लागू किया गया, मतलब एकदम युद्ध स्तर पर। 15 अगस्त को लाल किले से इसका ऐलान हुआ और सिर्फ 13 दिन बाद 28 अगस्त को इसे पूरे देश में लॉन्च कर दिया गया। और इसकी रफ्तार देखिए, पहले ही हफ्ते में 1.5 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए। ये अपने आप में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। देखिए, इस बार जो सबसे बड़ा फर्क था वो था सोच का। लक्ष्य सिर्फ कुछ गांवों तक बैंकिंग पहुंचाना नहीं था, लक्ष्य था देश के हर एक परिवार और बाद में हर एक वयस्क को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। लेकिन कहानी सिर्फ बैंक खाते खोलने तक ही खत्म नहीं होती। वो तो सिर्फ पहला कदम था। असली क्रांति तो तब हुई जब इन खातों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया, ताकि भ्रष्टाचार की जड़ पर सीधा हमला हो सके। और ये कमाल हुआ जैम ट्रिनिटी के जरिए, मतलब जनधन खाता, आधार कार्ड और मोबाइल फोन, इन तीनों को एक साथ जोड़ दिया गया। हर नागरिक के पास एक जीरो बैलेंस खाता जो उनकी बायोमेट्रिक पहचान यानी आधार से जुड़ा हो और जिसकी जानकारी उनके मोबाइल पर आती रहे। और इसी जैम ट्रिनिटी ने सीधे सीधे उस 15 पैसे वाली समस्या की जड़ पर वार किया। अब सरकार की कोई भी मदद, चाहे वो गैस सब्सिडी हो या किसानों को मिलने वाला पैसा हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए बिना किसी बिचौलिए के सीधा लाभार्थी के जनधन खाते में पहुंचने लगा। तो सवाल ये है कि इन सबका जमीन पर क्या असर हुआ। चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जो अपने आप में एक जबरदस्त कहानी कहते हैं। अगस्त 2024 तक 53 करोड़ से भी ज्यादा जनधन खाते खोले जा चुके थे। ये संख्या इतनी बड़ी है कि अगर आप अमेरिका और रूस दोनों देशों की आबादी को मिला दें तो भी ये उससे ज्यादा है। ये इस योजना के विशाल पैमाने को दिखाता है। और इससे भी जरूरी सवाल ये है कि ये खाते आखिर हैं किसके। तो देखिए, इनमें से लगभग 56% खाते महिलाओं के नाम पर हैं और करीब 67% खाते ग्रामीण और छोटे कस्बों में हैं। मतलब इस योजना ने सही मायनों में महिलाओं और गांव के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त किया। और एक गलतफहमी ये भी थी कि लोग जीरो बैलेंस खाते तो खुलवा लेंगे पर उनमें पैसे नहीं रखेंगे, पर हुआ ठीक इसका उल्टा। इन खातों में जमा रकम बढ़ते बढ़ते 2,30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई। ये इस बात का पक्का सबूत है कि देश का गरीब बचत करना चाहता था, उसे बस एक भरोसेमंद जरिया चाहिए था। इन सब आंकड़ों और सफलताओं के बीच इस पूरे नए सिस्टम का असली लिटमस टेस्ट कब हुआ? वो कौन सा मौका था जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी?
इसका जवाब मिला 2020 में, जब पूरी दुनिया कोविड-19 के लॉकडाउन में बंद थी। जब देश में सब कुछ थम गया था, तब सरकार ने इसी जनधन नेटवर्क का इस्तेमाल करके एक रात के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खातों में सीधी आर्थिक मदद पहुंचाई। इस एक कदम ने करोड़ों परिवारों को भुखमरी से बचाया। तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक कामयाबी है। लेकिन क्या सफर यहीं खत्म हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूर्ण वित्तीय सशक्तिकरण की ये यात्रा अभी भी जारी है और आगे कुछ नई चुनौतियां भी हैं। जैसे कि ये देखना कि जो खाते खुल गए हैं वो एक्टिव रहें, लोग उनका इस्तेमाल करते रहें। दूसरी बड़ी चुनौती है फाइनेंशियल लिटरेसी की, यानी लोगों को साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन घोटालों से बचाना। और तीसरी, लोगों को 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट जैसी सुविधाओं के बारे में जागरूक करना, ताकि वो साहूकारों के पास वापस ना जाएं। और आखिर में ये एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ बता देती है। ये सफर अब सिर्फ बैंकिंग दी अनबैंक्ड, यानी जिनके पास बैंक खाता नहीं है उन्हें खाता देने तक सीमित नहीं रहा। अब ये सफर सिक्योरिंग दी अनसिक्योर्ड का हो गया है, यानी जो लोग आर्थिक रूप से असुरक्षित हैं उन्हें सुरक्षा देना। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अब जबकि करोड़ों लोग देश की मुख्य आर्थिक धारा से जुड़ चुके हैं, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के बाद अगला बड़ा कदम क्या होना चाहिए, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।